बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, लाइक मेरे को कमेंट्स भी आते हैं कि भैया मैं टीयर 3 कॉलेज से हूँ या टीयर 4 कॉलेज से हूँ, तो वो मैटर करता है। टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं या टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इस टर्म को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है। हमारे इस स्पेशली जो हमारे लोग दूसरे कॉलेजेस से पास आउट हो, प्रॉब्लम देंगे तुमको 3 घंटे में एंड देयर विल बी नो वन टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। तुमको वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है। डीएसए इज नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमको आनी चाहिए, क्योंकि नहीं करेक्ट। इवन जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को ये पता भी नहीं था ये मेरा कॉलेज है टीयर 3 कॉलेज है टीयर 4 है, मुझे वर्डिंग ही नहीं पता था ये। इस चीज को मतलब यार हमें पता भी नहीं था। ये जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स है ना, लेकिन बाहर 5 बजे के बाद तुम्हें कोई कॉल नहीं करेगा। कॉल तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें मैसेज भी ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा भी वही प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करता है उसे भी 5 बजे के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा। अच्छा, जैसे अब मैं एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक मेरे को लगता भी है कि इंडिया में जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है और लाइक आउट ऑफ इंडिया जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस क्या रहता है? वो टैग ज़्यादा पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? कुछ कंपनीज ने मुझे फोर्स किया है कि भाई तुम 1-2 प्रोडक्ट फ्रंट एंड पे भी बिल्ड करने की कोशिश करो, और जब भी कोई ऐसा बोलता है तो मैं कंपनी छोड़ देता हूँ। प्लस मेरी टीम से लोग जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ रह गया तो मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा। तो एक मेजर रीज़न था मेरा कि मैंने स्विच करना स्टार्ट किया। तो वो चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मैंने कुछ कंपनीज आई थिंक शॉर्टलिस्ट करी थी जो बाहर इंडिया से वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, स्पेशली एक्सपीरियंस बंदे के लिए। बेसिकली रिक्रूटर तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और एटलीस्ट देखेंगे कि तुम्हारे रेज्यूमे में तुमने क्या क्या लिख रखा है। जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया सब जगह से कॉल आ गया, क्योंकि स्विगी में जिस टेक पे मैं काम कर रहा था वो बहुत एडवांस था। क्योंकि यूएस के लिए ऑलरेडी H1B के लिए बहुत ज़्यादा मार चल रही है, तो चांसेस रहते हैं कि तुम्हारा वीज़ा कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकती। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो डेफिनेटली इंडिया में ज़्यादा है, मतलब नो डाउट। किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी इंजीनियर के लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। यार मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ एंड बाहर किसी कंट्री में जाता हूँ, लाइफ मेरी कैसी रहेगी? मतलब कहीं मैं अलग तो नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि यार वहाँ मैं किसी को जानता तो हूँ नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, मैंने तुम्हें 10 अपॉर्चुनिटी दे दी और तुम 10 में से एक को अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स एज गुड एज तुम्हें एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इंडिया में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट बहुत सारे लोगों का मन है कि ऑन साइट जाने का, एंड कमेंट भी आते हैं कि यार ऑन साइट जाना है, उसके लिए हमें अप्लाई कैसे करना होगा, कहाँ से हमें लीड मिलेगा, जॉब वैकेंसीज कहाँ से मिलेगी। तो भाई इसके लिए हम पॉडकास्ट लेके आ गए हैं। जैसे हमने बात की है, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे करते हैं अप्लाई, और अगर हमें ऑन साइट जाना है, क्योंकि अजय खुद इस समय ऑन साइट है नीदरलैंड में। उन्होंने पहले इंडिया में काम किया एंड देन सीधा नीदरलैंड चले गए थे, वहां पे एक booking.com में काम कर रहे हैं। बट अजय ने उससे पहले स्विगी, मेटा, सैमसंग एंड booking.com में भी काम कर चुके हैं, और हमने इनसाइट्स भी लिए हैं कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कैसे करते हैं, अगर हमें वर्क वीजा लेना है तो कैसे मिलेगा, कंपनीज प्रोवाइड करती हैं या नहीं करती, सारी चीज के बारे में डिस्कस किया एंड कॉलेज के बारे में भी डिस्कस किया। अगर आप टीयर 1 या टीयर 3 कॉलेज से आते हैं तो ये इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, तो सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया है। तो चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हाय अजय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारी ऑडियंस को ना आपकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि आपने एक कॉलेज से पास आउट हो एंड मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया है। सब लोगों को लगता है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लाइक जॉब लेना बहुत ईजी होता है, बट पीछे का बैकग्राउंड क्या रहता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तो उसकी जर्नी हम आपसे पूछेंगे। एंड आपने मोस्ट देखो सैमसंग में काम किया है, आपने मेटा में भी काम किया है, स्विगी में भी काम किया है, अभी आप booking.com में भी काम कर रहे हो, तो आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपने कैसे स्टार्टिंग की, क्या किया, और अभी आप ऑन साइट भी हो, तो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है, इवन मेरा भी है कि भाई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिल जाए। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आपने ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ली और कैसे सारी चीजें स्टार्ट की। तो ओवर टू यू अजय। थैंक यू सो मच। आई मीन बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मैं सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज़ कि यार बैक इन 2019 और 20 जब तुम्हारा एक्चुअली में जो यूट्यूब चैनल था उतना बड़ा नहीं था जितना अभी है, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हारी जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स की जो काउंट थी विच वाज अराउंड 200 और 300, उस टाइम से मैंने तुम्हारी ग्रोथ देखी है। तो और मैं तुमको कॉन्स्टेंटली उसके बाद फॉलो करता रहा, क्योंकि मुझे पता था शायद तुम्हारी चांसेस हैं कि तुम ग्रो करोगे अपने यूट्यूब चैनल को या फिर अपने इस यूट्यूब जर्नी में। तो मैं तुमको तब से फॉलो कर रहा हूँ। सो आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी बिट ऑफ योर जर्नी। तो मतलब ये चीज़ मैं ऐसे
बोल देना चाहता था बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो अजय, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आपने कैसे स्टार्ट किया एंड कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपने ज्वाइन किया? आई थिंक मैंने कॉलेज अपनी जो जर्नी थी वो सैमसंग से स्टार्ट करी थी। कॉलेज से पास आउट होने के बाद में मैंने आई एम 2018 ग्रेजुएट, तो 2018 में पास आउट होने के बाद मैंने अपना जो जर्नी था वो सैमसंग से स्टार्ट किया। उसके बाद में वहाँ 2 से 3 साल काम किया। वहाँ से फिर मैं स्विगी में मूव कर गया, वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद में मैं मेटा में मूव किया, वहाँ से फिर मैं अमेजोन गया और उसके बाद में अभी मैं करंटली booking.com में काम कर। तो जी कॉलेज से प्लेसमेंट मिला था आपको सैमसंग में कि आपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया था? कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट दूसरी कंपनी में हुआ था, मतलब ऑन कैंपस मेरा प्लेसमेंट डिफरेंट कंपनी में था। अब प्रॉब्लम ऐसा होता है एटलीस्ट जहाँ पे कंपनीज बुलाती हैं, मतलब जहाँ पे कॉलेजेस कंपनीज को बुलाते हैं अपने ऑन कैंपस हायरिंग के लिए, वहाँ पे कि अगर तुम्हारा एक प्लेसमेंट हो जाता है तो तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि दूसरों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट और आई वॉज नॉट हैप्पी विद द पैकेज और आई वॉज नॉट हैप्पी विद द लोकेशन, क्योंकि मैं यूपी से हूँ और मुझे था कि अगर मुझे कुछ यूपी में मिल जाए, अच्छी कंपनीज यूपी में, मतलब तुमको नोएडा में भी मिल जाएंगी, गुड़गांव के आसपास, मतलब मुझे थोड़ा लोकेशन के पास रहना था। तो इसी वजह से मैं चाह रहा था कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करूँ। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला कि सैमसंग ऑफ कैंपस भी हायर कर रही है, तो मैंने सैमसंग में अपना रेज्यूमे लगाया, वहाँ से शॉर्टलिस्ट हो गया। उसके बाद में आई थिंक एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, वहाँ से फिर हम ऑनलाइन टेस्ट वो बेसिकली सैमसंग आपको अपने कैंपस में बुलाएगा और वहाँ पे टेस्ट लेता है। तो इट वाज 3 घंटे का एक टेस्ट था जिसमें एक कोडिंग क्वेश्चन रहता है और तुमको बस एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कोडिंग में पहले से था, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं हुआ। तो जब कोडिंग से एक बार तुम निकल जाते हो उसके बाद में 3 टेक्निकल राउंड्स होते हैं, विच इज़ पहला तुम्हारा कोडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसके बाद में जो तुम्हारे फंडामेंटल्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, और फाइनली तुम्हारा HR राउंड की तुम कैसे, मतलब तुम्हारा बिहेवियर ठीक है, टीम प्लेयर हो या नहीं, एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्लियर होने के बाद मेरा सैमसंग में हो गया, तो मैंने एट द एंड सैमसंग ज्वाइन कर लिया क्योंकि सैमसंग जो था वो नोएडा में ही था, तो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट सारी फिट हो रही थी। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, लाइक मेरे को कमेंट्स भी आते हैं कि भैया मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ या Tier 4 कॉलेज से हूँ, तो वो मैटर करता है यार। लाइक आप MNIT इलावा से आपने पास आउट हो, और इन लोगों के लिए मैटर करेगा कि लाइक वो ऑफ कैंपस किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी वाले पूछते हैं कि ऐसा कुछ कि यार आपने Tier 3 कॉलेज या Tier 4 कॉलेज से हो तो आपको मतलब आपने इंटरव्यू में नहीं बैठाएंगे, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे, वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? यार ये आई थिंक इनिशियल करियर में तुम्हारे बहुत ज़्यादा होता है, या तुम्हारे आसपास के लोगों ने ऐसी मेंटालिटी बना दी है। हमारे जो आजकल के जो बहुत सारे टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं या टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इस टर्म को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है हमारे इस, स्पेशली जो हमारे लोग दूसरे कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं, तो उस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया कि Tier 3 Tier 2 Tier 1 ऐसा इस तरीके का कुछ नहीं होता। बस हाँ, ऐसा हो सकता है थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल जाएंगी कहीं पे, थोड़ी बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी मिल जाएंगी। तो वो तो अगर आप 2 सेम टीयर के कॉलेजेस भी कंपेयर करोगे तब भी एग्जैक्टली सेम होता है। आपको सेम IITs में भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। हो सकता है किसी IIT में ज़्यादा है, किसी IIT में कम है, क्योंकि कंपनीज़ का भी प्रेफरेंस रहता है। तो आई थिंक ये चीज़ को नेगलेक्ट कर देना चाहिए कि Tier 3 या Tier 4 या Tier 1 Tier 2 इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज तुम अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैं बोलूँगा अगर तुम अपने करियर को 5 साल देते हो और तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो तुम वहीं जाके एग्जैक्टली स्टैंड करोगे जहाँ पे कोई एक Tier 1 Tier 2 जो भी तुम बोलते हो उस चीज़ को, जहाँ पे कोई एक बंदा नॉर्मली खड़ा होगा 5 साल बाद, तुम भी एग्जैक्टली वहीं पे मिलोगे। तो बस अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं, करेक्ट। इवन जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को ये पता भी नहीं था ये मेरा कॉलेज है Tier 3 कॉलेज है Tier 4 है, मुझे वर्डिंग ही नहीं पता था ये इस चीज़ को। मतलब यार हमें पता भी नहीं था। ये जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इन्होंने इतना ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा मार्केट में उसको यूज़ कर रहे हैं इस टर्म को, जिससे कि मतलब दूसरों को पता नहीं क्यों इस चीज़ अपने 10 लाइक्स या 20 लाइक्स या एक पेड पोस्ट के लिए तुम इतना ज़्यादा अगर चीज़ें करोगे तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? एक बड़ी कम्युनिटी का, जो क्योंकि इंडिया में कॉलेजेस बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग स्पेशली बहुत सारे हैं। अब तुम सबको ऐसे डिफेम नहीं कर सकते कि वहाँ पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तुम अनलेस तुमने डेटा कलेक्ट किया हो एवरी कॉलेज से जाके,
तब तुम ये चीज़ बोल सकते हो कि हाँ मैंने हर कॉलेज से डेटा कलेक्ट किया एंड बेस्ड ऑन द डेटा आई एम सेइंग दिस। तो मतलब ये चीज़ गलत है जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं आज के। करेक्ट, मतलब मैं जब देखा था ना तो मैं कह रहा यार ये क्या होता है टीआर, तो मैं सर्च मार रहा था और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले की बात है। तो क्योंकि मैंने भी वीडियोस में ही देखा था कि यार ये क्या चल रहा है, टीयर 3 कॉलेज कौन से होते हैं, मेरा कौन सा कॉलेज था मेरे को तो कोई पता ही नहीं चला। तो जब सर्च मारा तो मेरे को खुद ही, तब भी मेरे को पता ही नहीं चला मेरा कॉलेज किस में आता है। बट हाँ जॉब मिल गई, जॉब मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई सी भी कॉलेज से मैटर करते हो, और नॉलेज सबसे ज्यादा। अच्छा, जब आपने सैमसंग में अप्लाई किया था तो लेवल क्या होता है सैमसंग का, मतलब कैसे इंटरव्यूज दिया जाता है, डीएसए पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? अगर मैं बोलूँ डीएसए अगर मुझे नहीं आता है तो हमारा प्लेसमेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पहले सैमसंग का बोलते हैं कि सैमसंग की इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहती है और वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, उसके बाद में इन जनरल आते हैं कि डीएसए होना ज़रूरी है या नहीं। तो आई थिंक सैमसंग का जो इनिशियल टेस्ट रहता है, तो इस सैमसंग में जो करियर लैडर्स हैं विच इज़ CL1 CL2 CL3 CL4, हर करियर लैडर का जो टेस्ट होता है वो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो डिफरेंट रहती है। टेस्टिंग पोजीशन के लिए देते हो या तुम डेवलपर पोजीशन के लिए देते हो तो तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेस्ट है वो डिफर कर जाती है। तो अज्यूम करो कि तुमने लेट्स से डेवलपर के लिए टेस्ट दिया, इनिशियल ग्रेजुएट जो तुम कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद में देते हो, तो वहाँ पे जो कोडिंग की एक्सपेक्टेशन रहती है कि तुम अपने कोड को ऑप्टिमाइज लिखोगे, अपने कोड को रन कर सकते हो, तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करवाने वाले हैं वो लोग। वो एक प्रॉब्लम देंगे तुमको 3 घंटे में एंड देयर विल बी नो वन टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। तुमको वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पूरा एक ऐसे होगा, उस ऐसे को रीड करके उसकी जिस्ट निकालना एंड देन कि प्रॉब्लम क्या आस्क कर रही है, कंस्ट्रेंट क्या है तुम्हारे, और वो जो कोडिंग करवाते हैं वो उनका खुद का प्लेटफॉर्म होता है, तो तुम मतलब कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते और तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी। आई थिंक सैमसंग के टेस्ट को जो चीज़ हार्ड बनाती है वो ये कि तुम किसी भी तरीके की लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते एक्सटर्नल। इवन तुम अगर C++ यूज़ करते हो तो तुम्हें STL मिल जाता है विच इज़ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, बट वहाँ पे वो STL भी अलाउड नहीं है। दैट मीन्स अगर तुम्हें हीप यूज़ करनी है तो हीप भी तुम्हें खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो जो बेसिक नॉलेज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है वो तुमको होनी चाहिए कि हर डेटा स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है। अगर तुम वो लिख लेते तो प्रॉब्लम हार्ड नहीं होगी। अगर तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता तो वो प्रॉब्लम बहुत हार्ड होती जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जो कोर चीज़ है जो तुम हीप यूज़ करने वाले हो, अगर उसी में बग होगा, उसी में एरर होगा, तो तुम्हारा टेस्ट होंगे वो पास नहीं होंगे। तो वहाँ से होता है कि तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ DSA होनी चाहिए, और तुम्हारी स्पीड उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट है, अगर तुम स्लोली भी लिखते हो तब भी तुम 3 घंटे में ईजिली कंप्लीट कर लोगे अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो। फिर वहाँ से जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहते, नॉर्मल लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, लिंक लिस्ट में 1 पॉइंटर दे रखा है तो कैसे रिवर्स करोगे, 2 पॉइंटर दे रखे हैं, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें बाइनरी से सिंपल। और उसके बाद में फिर तीसरा जो राउंड होता है विच इज़ जनरल, कि तुम्हारी जो OS फंडामेंटल्स हैं, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंडामेंटल्स हैं, वो तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं। बेसिक, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, जनरल तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि ऑन द गो वो बाद में जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सिखा देंगे। और फाइनली आई थिंक वो लोग तुमसे पूछेंगे कि HR राउंड विच इज़ बेसिक, हर कंपनी में होता है कि तुम टीम के लिए फिट भी हो या नहीं हो, या फिर तुम्हें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तुम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। एक होती है टेक साइड, एक होती है कि प्रॉब्लम को परसीव कैसे करना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो ये तो सैमसंग का है कि सैमसंग मोस्टली फोकस करता है तुमको कोर प्रिंसिपल्स आने चाहिए फॉर श्योर टू बी एबल टू गेट इनटू द कंपनी, और वहाँ पे उसके बाद में तुमको सारी चीज़ें सिखा देंगे। बट आई थिंक इन जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, अभी मैं बोलूँ 2 साल पहले शायद ऐसा ट्रेंड था, या 3 साल पहले, जहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा OS देते थे, बहुत DSA हैवी रहेंगे या तुमको मशीन कोडिंग करवाएंगे, राइट। तो लेकिन अभी के केस में आई थिंक हो चुका है कि डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल भी कर देते हैं इंस्टेड ऑफ, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि तुमने कहाँ काम किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं कि, लेकिन DSA फॉर श्योर, DSA इज़ नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमको आनी चाहिए, क्योंकि आज तुम C++ में कोड कर रहे हो, कल को तुम्हें जावा में करना होगा, फिर तुम किसी और लैंग्वेज में करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी कोर प्रिंसिपल विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर तुम्हें आती है तो तुम किसी भी लैंग्वेज में उस चीज़ को कर लोगे। तो आई थिंक अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो किसी भी कंपनी में इजीली जा सकते हो। नहीं, ये बात तो है, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा भी है, जैसे आप एज ए एक्सपीरियंस जाते हो या फिर एज ए फ्रेशर भी जाते हो अदर कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो वहाँ पे वो DSA पूछते हैं, उनके राउंड होते हैं स्पेसिफिक, लाइक 2 या 3 राउंड आपके वो DSA के ऊपर ही होंगे।
आपको पूरा प्रोग्राम दे देंगे उसके लिए पूरा, और एंड देन उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर आपका कोड रन कर जाता है देन आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हो, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट मार देते हैं उससे। आई थिंक पहला फ्लॉ ये है कि अगर तुम किसी भी बड़ी कंपनी की जो इंटरव्यू प्रोसेस उठाओगे तो वहाँ पे दोनों जज हो रहे होते हैं। इंटरव्यूअर भी जज होता है कि वो कैसे इंटरव्यूई को जज कर रहा है, और जो इंटरव्यू दे रहा है वो जज होता है कि वो पास होगा आगे राउंड के लिए या नहीं। तो पहली चीज़ कि यहाँ पे जो लोग स्पेशली इन इंडिया लोग कोड को रन करके देखते हैं, विच इज़ वेरी बेसिक थिंग कि रन नहीं क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे तुम्हारा कोड रन करके नहीं देखा जाएगा। वहाँ पे इंटरव्यूअर की नॉलेज चेक होती है कि अगर वो जज कर पा रहा है विदाउट रनिंग द टेस्ट, विदाउट रनिंग द कोड, कि क्या वो जज कर पा रहा है ये कोड प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमने ही दिया है, तो यू शुड नो कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा। और जो बंदे ने कोड लिखा है क्या तुम उसको जज कर सकते हो कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो तुम्हारा जो इंटरव्यू में रन करने का इंटरव्यू में कोड को रन करने का जो लॉजिक है वो आई थिंक बड़ी कंपनीज में नहीं होता, वो मोस्टली स्टार्टअप्स ही करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे रेज्यूमे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उनको एक फ़िल्टर करने का तरीका चाहिए। तो आई थिंक इस वजह से। अच्छा, आप अब हमारी ऑडियंस को बताओ कि आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। जब आपने सैमसंग ज्वाइन किया था तो अपनी चॉइस से प्रोफाइल मिली थी, मतलब जिस टैग में आपको जाना है, या फिर कंपनी ने खुद से बोला था कि नहीं आपको ये मिलेगा और इसके बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा? आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ। जब हम लोगों को ऑफ़र रोल आउट हुआ था, ऑफ़र रोल आउट होने के आई थिंक 1.5-2 महीने बाद हम लोगों को HR से कम्युनिकेशन आया था या फिर हायरिंग टीम से कम्युनिकेशन आया था कि यू फिल आउट योर एक्सपीरियंस और कि तुमने किस किस चीज़ पे काम किया है और तुम्हारा प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस क्या रहेगा कि तुम किस टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। उन्होंने एक वर्ड दे रखा था कि ये टीम्स हैं, लेट्स से 10 टीम्स हैं, और हर टीम के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि ये टीम मेजरली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस थी वो मार्क कर दी थी, और उसके बाद में गिवन दी सप्लाई एंड डिमांड उन्होंने वो मैच करके टीम्स को एलोकेट किया था। तो आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ। मतलब मेरी भी उन्होंने एक बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ली थी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस रोल से, और उनके पास में कितनी सप्लाई है उस चीज़ की, तो दोनों का ही मिक्स था वहाँ पे। अच्छा, एंड आपकी इसमें प्रोफाइल क्या है? हाँ, करेंटली तो मैं बैकएंड इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मतलब मैंने हमेशा से बैकएंड में ही काम किया है। मैं मतलब कुछ कंपनीज ने मुझे फोर्स किया है कि भाई तुम 1-2 प्रोडक्ट फ्रंट एंड पे भी बिल्ड करने की कोशिश करो, और जब भी कोई ऐसा बोलता है तो मैं कंपनी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ काम नहीं किया है और मैं शायद नहीं करना चाहूँगा फ्रंट एंड में। आई थिंक बैक एंड इज सो बिग दैट यू हैव सो मच टू लर्न, एंड अभी आई फील पर्सनली कि मुझे ऐसा लगता है बैक एंड में मैं आई कैन कंट्रीब्यूट मोर, तो दैट्स व्हाई आई टेंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन बैक एंड रादर इन फ्रंट एंड। बैक एंड में आप जावास्क्रिप्ट यूज करते होंगे? हाँ, सैमसंग में मैं यूज़ करता था जावा और लिटिल बिट ऑफ C++, लेकिन दोनों जो थी बैकएंड के लिए। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, आपने कैसे अप्लाई किया उसके लिए, और कैसा राउंड कैसे हुए थे, और कैसे सारी चीज़ें मिली थी आपको? 2021 की बात है। उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे लिए थोड़ा सा मेरा जो वर्क था वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो रखा था, प्लस मेरी टीम से लोग जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ रह गया तो मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा। तो एक मेजर रीज़न था मेरा कि मैंने स्विच करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को प्रॉब्लम थी वर्कलोड से, कि जब ज़्यादा लोग थे तब मेरे पे वर्कलोड ज़्यादा था, अब कम लोग होंगे तो मेरे पे वर्कलोड एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो मेरे से ही रहेंगी जब मैं टीम में सीनियर बंदा हूँ। तो उस टाइम पे अब ऐसा था कि मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाऊँ, तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि अभी इस इंजीनियरिंग के करियर में अपने लिए मैं क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ जो मेरे फ्यूचर में मुझे काम में आए। तो आई थिंक एक था कि इंटरनेशनल एक्सपोजर मैंने, मतलब सैमसंग में जब मैं काम करता था तो वी गेट टू वर्क विद द HQ टीम, दैट मीन्स हम लोगों को ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती थी। वी यूज्ड टू गो फॉर 2 or 3 months इन कोरिया, वहाँ हम लोग उनकी HQ टीम के साथ में काम करते थे। लेकिन मैंने कभी फुल टाइम HQ टीम के साथ काम नहीं किया था, तो मेरा था कि यार बाहर के लोगों के साथ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, कि वो किस तरीके, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग परसीव होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, वहाँ इंजीनियरिंग परसीव होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। तो था कि वहाँ के लोग किस तरीके से प्रॉब्लम देखते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो कितना डिफरेंट होते हैं हमसे। तो वो चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मैंने कुछ कंपनीज आई थिंक शॉर्टलिस्ट करी थी जो बाहर इंडिया से वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, स्पेशली एक्सपीरियंस बंदे के लिए। ऐसे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज बनाई, उसके बाद में मैंने सब में, और एक चीज़ और है, इंडिया में क्योंकि सप्लाई डिमांड मैच नहीं होती, इस वजह से आई थिंक हमें रेफरल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बाहर की कंपनीज में सप्लाई डिमांड जो है बहुत इक्वल है, या फिर सप्लाई थोड़ी ज़्यादा है, डिमांड तो इस वजह से अगर तुम करियर साइट पे भी अप्लाई करते हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर रेफरल, तुम्हें वहाँ पे
बेसिकली रिक्रूटर तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और एटलीस्ट देखेंगे कि तुम्हारे रेज्यूमे में तुमने क्या क्या लिख रखा है। तो प्रिपेयरिंग योर रेज्यूमे फॉर स्पेसिफिक कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से मैंने कंपनीज शॉर्टलिस्ट करके उन कंपनीज़ की करियर साइट पे ही डायरेक्टली अप्लाई किया, और कोइंसिडेंटली मुझे जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया सब जगह से कॉल आ गया, क्योंकि स्विगी में जिस टेक पे मैं काम कर रहा था वो बहुत एडवांस था। आई मीन ऑलमोस्ट इट वाज एज मॉडर्न जो कि अभी इस टाइम पे है, और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो बहुत ही यूनिक थी स्विगी में। तो गिवन द प्रॉब्लम प्लस टेक, इस कॉम्बिनेशन की वजह से मेरे को ऑलमोस्ट हर जगह से कॉल आ गया था। तो फिर उसके बाद में तो इंटरव्यू प्रोसेस था कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे क्लियर करना है। अच्छा, तो मतलब आपने कंपनी सर्च कहाँ से की थी, मतलब कहाँ से आइडिया, लिंक्डइन के थ्रू या फिर कोई अदर वेबसाइट है वहाँ से हमें पता चलता है कि ये कंपनीज हैं जो हमें वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती है? यार मैं ऐसे देखता था कि मतलब ये मैंने पर्सनली किया है, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे करते हैं, कि मेरे कॉलेज के लोग कहाँ कहाँ गए हुए हैं, उनमें से कितनों ने एमएस नहीं किया है। क्योंकि अगर तुम एमएस करते हो उस कंट्री से तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए वर्क ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है गवर्नमेंट की साइड से। लेकिन अगर तुम बीटेक करके गए हो, दैट मीन्स उस कंपनी ने तुम्हारा जो वीज़ा है वो स्पॉन्सर किया है, वर्क वीज़ा स्पॉन्सर किया है। तो मैंने जो बेसिक क्राइटेरिया रखा था कि मेरे कॉलेज के कितने ऐसे पास आउट्स हैं जिन्होंने बस केवल बीटेक किया है यहाँ से और कुछ नहीं किया है, उन लोगों को देखो और उन्होंने कहाँ कहाँ कंपनी ज्वाइन करी है आउटसाइड इंडिया। तो जैसे मैंने सिंगापुर लोकेशन देखा था, एम्स्टर्डम देखा था, लंदन देखा था, क्योंकि यूएस वर्क वीज़ा मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यूएस के लिए ऑलरेडी H1B के लिए बहुत ज़्यादा मार चल रही है, तो चांसेस रहते हैं कि तुम्हारा वीज़ा कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकती। कनाडा देखा था और जापान देखा था। तो इन सारी कंट्रीज़ में से आई थिंक मैंने जो शॉर्टलिस्ट करा था वो था यूरोप, क्योंकि यूरोप में आई थिंक लैंग्वेज बैरियर जो है वो बहुत कम है। मोस्टली सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं और बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से रेलोकेट करते हैं यहाँ, तो तुमको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। ऐसे मैंने कंपनी शॉर्टलिस्ट करी थी। ओके, तो बस जाके उन कंपनीज की प्रोफाइल में जाके जॉब में जाके देखा था कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं, कहाँ पे नहीं है। हाँ, मैंने लोकेशन अपनी फिक्स कर ली है। अब मैं यूरोप में ट्राई करूँगा कि किसी भी यूरोप की किसी भी कंट्री में मिल जाए तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो वो बेसिक एक फ़िल्टर लगा लेता था कि इंजीनियरिंग मेरे को जॉब चाहिए प्लस लोकेशन यूरोप। अच्छा, जैसे अब मैं एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक मेरे को लगता भी है कि इंडिया में जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है और लाइक आउट ऑफ इंडिया जो इंटरव्यू लेते हैं तो उनमें डिफरेंसेस क्या रहता है? वो टैग ज़्यादा पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? यार इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। फिर वही क्योंकि इंडिया में सप्लाई डिमांड मैच नहीं कर रही है, तो कंपनीज़ को चाहिए एक तरीका कि वो कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कर सकें या रिजेक्ट कर सकें या जेन्युइन कैंडिडेट्स को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं करेक्टनेस पे इंडिया में, बट बाहर की कंपनीज जो हैं वो फोकस करती हैं कि अगर मैंने बोला है कि बैकएंड इंजीनियरिंग का रोल है और ये टीम है, तो उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो बैकएंड से रिलेटेड होगा और उसी टीम की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वही सब कुछ पूछेंगे। वो फॉरगेट अबाउट द कंपनी, जो वो टीम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है वो उसी टीम से रिलेटेड पूछेंगे। लेट्स से तुम booking.com में अगर तुम फ्लाइट्स टीम में अप्लाई करते हो तो और बैकएंड में अप्लाई करते हो तो तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि वो तुमसे किसी फ्लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बैकएंड में। तो यहाँ से ये चीज़ें, मतलब एक मेजर डिफरेंस तो ये है कि जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो अपनी टीम में वही प्रॉब्लम तुमसे इंटरव्यू में भी पूछेंगे वो। ओके, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, ना कि आपका बैकग्राउंड पूछते हैं कि आपने जो लास्ट कंपनी में काम किया वहाँ पे किस प्रॉब्लम्स पे काम किया और कैसे प्रोसेस होता था। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल पूछ लेंगे कि तुमने किस प्रॉब्लम पे, जैसे स्विगी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था वो सबसेट था बुकिंग की एक प्रॉब्लम का, क्योंकि बुकिंग भी कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड को मैच कर रहा है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, राइट, विच इज़ तुम्हारे अकोमोडेशंस हैं, फ्लाइट है, टैक्सी है और तुम्हारे कस्टमर्स हैं। स्विगी के लिए क्या था कि इंस्टामार्ट है, जीनी है, फूड है और तुम्हारे कस्टमर्स हैं, इनके बीच में स्विगी है। तो प्रॉब्लम की जो कोर थी वो सेम थी बट स्पेस डिफरेंट था। तो वहाँ से प्रोडक्ट मैच हो गया था कि हाँ ये बंदा ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। प्लस स्केल, क्योंकि स्विगी का स्केल केवल इंडिया में था बट बुकिंग का स्केल ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दैट मीन्स कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है उनके प्लेटफॉर्म पे, तो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहे हो वो डिफरेंट होंगी जो कि तुम स्विगी में कर रहे हो। लेकिन एटलीस्ट क्या तुम्हें
प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि तुम किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, विच इज़ स्विगी में तुम किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तुम अपने कस्टमर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो कि A/B टेस्टिंग बहुत ही रिगरसली यूज होती है booking.com में, विच इज़ यू हैव 2 वेरिएंट्स। मुझे API चेंज करना है फॉर बहुत सिंपल एग्जांपल, 2 API हैं, मुझे एक API को माइग्रेट करना है मॉडर्न API पे। इंडिया में मोस्टली कंपनीज में डायरेक्टली माइग्रेट कर देंगे या एक फीचर के बिहाइंड रख देंगे, क्योंकि माइग्रेट करना है इसलिए करना है, बट इट इज़ नॉट डेटा ड्रिवन। booking.com फोकसेज ऑन डेटा कि क्या माइग्रेट करने से मुझे कुछ एक्स्ट्रा गेन मिलेगा या मैं सेम API यूज़ करूँ। तो ये फ़र्क था कि वेज ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में डेटा ड्रिवन उतना नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में होता है मूव फास्ट बिल्ड प्रोडक्ट्स। अगर तुम स्विगी को 3 साल पहले का ऐप उठा के देखो और अभी का 3 साल बाद का ऐप उठा के देखो, तो तुम खुद डिफरेंस देख सकते हो। तुम्हें तो इससे पता चलता है कि कंपनी मूव फास्ट में ज़्यादा फोकस करती है रादर क्योंकि डेटा के लिए भी तुम्हें टाइम चाहिए कि डेटा आएगा तो उस डेटा को यूज़ कर पाओगे एज अ हाइपोथेसिस। तो ये एक डिफरेंस रहता है तुम्हारा। आपने इंडिया में भी काम किया है और बाहर भी काम कर रहे हो नीदरलैंड में, तो डिफरेंसेस क्या है? मतलब कहाँ का आपको वर्क कल्चर अच्छा लगा, इंडिया का या फिर बाहर की कंपनीज का? कहाँ आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ इंडिया में थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो डेफिनेटली इंडिया में ज़्यादा है, मतलब नो डाउट। किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी इंजीनियर के लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं अब तुम थोड़े थोड़े वेरिएबल्स ऐड करना स्टार्ट कर दो कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है वहाँ पे, क्या तुम्हारे को वो टेक मिल रहा है जो टेक पे तुम्हें काम करना है, क्या तुम वो प्रॉब्लम स्पेस में काम करोगे। तो जैसे ये छोटे छोटे वेरिएबल्स ऐड करते जाओगे तो शायद अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हो जाएंगी जितनी तुम्हें बाहर मिलती हैं और जितनी तुम्हें इंडिया में मिलती हैं। प्लस आई थिंक दूसरा डिफरेंस रहता है वर्क कल्चर का। मतलब इस चीज़ को लोग डिनाई कर सकते हैं कि तुमको इंडिया में रात में 10 बजे भी कॉल कर देंगे, भाई फट गया है कुछ, आ जा कॉल पे एक बार चेक करते हैं। लेकिन बाहर 5 बजे के बाद तुम्हें कोई कॉल नहीं करेगा। कॉल तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें मैसेज भी ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा भी वही प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करता है उसे भी 5 बजे के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा। तो वो तुम्हें भी इंटरनली, मतलब ये एक वर्क कल्चर का बेसिक रूल है कि तुम किसी को आउटसाइड दी वर्किंग आवर्स फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको डाउट रहता है कि यार मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ एंड बाहर किसी कंट्री में जाता हूँ, लाइफ मेरी कैसी रहेगी, मतलब कहीं मैं अलग तो नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि यार वहाँ मैं किसी को जानता तो हूँ नहीं, ऐसा नहीं मेरे दोस्त चले गए हैं तो मैं उन्हें जानता हूँ। तो फिर और इंडिया में तो डेफिनेटली है, तुम कहीं भी जाओगे ना तुम्हारे कोई ना कोई तो मिल जाएगा रिश्तेदार वगैरह। सही बात है। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चले जाते? भाई काम के बाद सीधा तुम घर पे आ रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे, तो वो चीज़ कैसे हैंडल की जाती है? अरे नहीं, ऐसा मतलब डिप्रेशन में जाने वाला तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। मतलब तुम्हें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिल जाएगा। जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि मतलब क्योंकि मैं ऑब्वियसली बचपन से इंडिया में रहा हूँ, इंडिया में होता है तुम्हारा दोस्त कॉल करेगा, भाई मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ और चलते हैं कहीं बाहर घूमने। यहाँ पे आके क्योंकि लोगों के प्लान्स यहाँ पे, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में मोस्टली लोग प्लान करते हैं कि अगर मिलना भी है तो कॉल करके बोलेंगे कि लेट्स से भाई नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। तो जो मिलने का प्लान है वो पहले से सेट हो रहा है। दैट मीन्स यू गेट टू डिसाइड कि मुझे मिलना है या नहीं। वहाँ पे मैं मिलने आ रहा हूँ, तुझे मिलना पड़ेगा। तो एक तो ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सेकेंड इज यहाँ पे डिपेंड करता है अगर तुम थोड़ा सा आउट गोइंग हो, मतलब अगर तुम्हें लोगों से बात करना पसंद है, अगर तुम किसी से भी जाके बात करोगे तो कोई मना नहीं करेगा। इवन तुम रोड पे भी जाके किसी से भी बात कर सकते हो। और तुमने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि लोग पकड़ के किसी से बात कर लेते हैं, उसको अपना बोल देते कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कोई सच इतना डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर तुम थोड़े से आउट गोइंग हो तो तुम्हारी जो आउटसाइड दी प्रोफेशनल लाइफ जो लाइफ है तुम्हारी एक्चुअली में, वो भी काफ़ी ग्रो कर सकती है। चीज़ें करने के लिए बहुत हैं, घूमने के लिए बहुत है, और इवेंचुअली तुम 3-4 महीने कहीं भी रहोगे तुम्हारे दोस्त बन ही जाएंगे। मतलब तुम अगर इस पर्सपेक्टिव को डिफरेंट तरीके से देखो तो इंडिया में भी तुम्हारे दोस्त डायरेक्टली नहीं बने थे, तुमने 3-4-5 महीने, इवन तुम अपने वर्क मतलब तुम्हारी कंपनी में जो दोस्त हैं उनको भी देखो तो उन्होंने तुम्हें उनके बीच में, मतलब उनके साथ पार्टी करने में या उनके साथ कहीं घूमने जाने में जो टाइम था वो भी 3-4 महीने का रहता है। तो बाहर आके लोग एकदम जल्दी से क्यों एक्सपेक्ट करने लगते हैं वो चीज़, जब तुमने इंडिया में ही उतना टाइम दिया तो यहाँ भी टाइम दो। तो मतलब जो लोग प्लान कर रहे हैं ना बाहर जाने का वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार मैं अप्लाई कहाँ से करूँ, तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म या Naukri.com
सो यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या अगर ऑन साइट किसी को अप्लाई करना है तो? अगर किसी सबसे पहला तो लिंक्डइन होना चाहिए। अगर किसी जिस कंपनी में तुम्हें अप्लाई करना है और जिस लोकेशन पे अप्लाई करना है, उस कंपनी और उस लोकेशन के किसी एम्प्लॉय ने अगर पोस्ट डाला है लिंक्डइन पे कि वी आर हायरिंग विद इन आवर टीम, तो डेफिनेटली उस एम्प्लॉय के थ्रू अप्लाई कर लो। चांसेस ज़्यादा हैं कि तुम्हारा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा एंड ऑल, अगर तुम बेसिक रिक्वायरमेंट्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन की मैच करते हो तो। अगर सेकंड ऑप्शन, एक दो लोगों से रेफरल के लिए रीच आउट करने की कोशिश करो जो कि तुम्हारे उसी कंपनी और उसी लोकेशन में। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली तुम अपना करियर साइट पे भी अप्लाई कर सकते हो। चांसेस हैं कि अगर तुम्हारा रिज्यूमे स्टैंड आउट कर रहा है तो तुम्हें चांसेस है कि कॉल आ जाएगा। करेक्ट, ये बात तो है। अच्छा, हमारा पॉडकास्ट मतलब हमने वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी बना लिया, 30 मिनट की वही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। हाँ, तो मैं आपसे मतलब फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे ऑडियंस को एडवाइस देना हो जो फ्रेशर्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इन्हें मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है या फिर आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो आप क्या एडवाइस देंगे? आई थिंक अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट करके रखो कि तुम्हें क्यों जाना है बाहर। अपने आप को धोखे में रख के जाते हो कि मैं ये करने जाऊंगा वहाँ, और फिर तुम वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती तो तुम डेफिनेटली डिप्रेस हो जाओगे। तो अपनी प्रायोरिटीज़ या अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई मुझे पैसा कमाने जाना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखने जाना है, मुझे घूमने जाना है, ये सारी प्रायोरिटीज़ अगर तुम सेट करते हो तो तुम वहाँ पे रह पाओगे। सेकंड, अब तुम्हें अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक्डइन हो गया, उस कंपनी के लोग हो गए, और करियर साइट हर कंपनी की तुम्हें ऑब्वियसली मिल जाएगी। एक लीड कोड का एक डिस्कस सेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग आजकल वहाँ पे भी डाल देते कि कौन सी कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर तुम्हें वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे, तो तुम वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। मतलब कंपनीज़ की लिस्ट मिल जाएगी, उसके बाद में तुम इवेंचुअली रेफरल मांग सकते हो या फिर वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, मैंने तुम्हें 10 अपॉर्चुनिटी दे दी और तुम 10 में से एक को अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स एज गुड एज तुम्हें एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन अगर तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले और तुम उसको ग्रैब कर लो, तो डेफिनेटली तुम अपनी जिस कंपनी में जाना चाहते हो, कि दुनिया की कोई भी कंपनी, तुम उसमें जा पाओगे। तो बस मेरी साइड से यही एडवाइस रही। और भाई यार सब्सक्राइब कर लो बैक सीट इंजीनियर को। अब पहली बार आए हो तो इतना तो कर ही सकते हो। डेफिनेटली यार, मतलब जो लोग नए हैं चैनल पे तो वो लाइक करके भी जाएं और सब्सक्राइब भी करके जाएं, क्योंकि इस टाइप के हम पॉडकास्ट लाते रहेंगे। जैसे हमारी आज बात हुई है एंड हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया। अगर आपने पॉडकास्ट देखा होगा पूरा तो आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे इन्होंने अप्लाई किया था। थैंक यू सो मच अजय, मतलब अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि बाहर रह के हमें टाइम मैच करना पड़ता है पहले, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया हमें बात करते करते कि हाँ हम करेंगे। कहीं मैं बिजी था, कहीं ये बिजी थे, तो टाइम का भी मैच नहीं हो पाता। तो फिर हमने फाइनली आज शूट हो गया हमारा पॉडकास्ट एंड आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। थैंक यू सो मच अजय, आपको कुछ बोलना है और हमारी ऑडियंस को? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो अगर उस पर कंटेंट अच्छा लगे तो। या मैं अजय के यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दूंगा एंड उनकी लिंक्डइन आईडी भी डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो मतलब होता है तो उनके यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स भी कर सकते हो आप, लिंक्डइन पे आप जाके बात भी कर सकते हो, या अगर आप इंस्टाग्राम पे होते हो ना तो मैं उसकी भी आईडी डाल दूंगा अजय की, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो नो डाउट आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, अजय से बात कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।